बिहार जो कभी विश्व शिक्षा की राजधानी रही, बिहार जहां चाणक्य एवं मंडन मिश्र से गुरु हुए, बिहार जहां आर्यभट्ट एवं राजेंद्र से शिष्य हुए, उसी बिहार की शिक्षा व्यवस्था आज इस बदहाली में है कि पटना उच्च न्यायालय के जज श्री अनिल कुमार उपाध्याय ने वहां के शिक्षकों की याचिका को सुनते हुए कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था छात्रों के भविष्य को खराब कर रही है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था छात्रों के भविष्य को खराब कर रही है। जी हाँ, ये उसी बिहार के बारे में कहा गया जिसके बारे में हम सीना ठोक के कहते हैं कि अरे सबसे ज्यादा सरकारी अफसर हमारे यहाँ ही तो हैं। देख लो IAS IPS की लिस्ट, सबसे ज्यादा बिहारी ही मिलेंगे। ये भी सत्य है कि सरकारी पदों पे सबसे ज्यादा बिहारी बैठे हैं और ये भी सत्य है कि IAS IPS भी सबसे ज्यादा बिहारी हैं। तो सवाल ये उठता है कि न्यायालय को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था छात्रों के भविष्य को खराब कर रही है। तो आइए बोलो बिहार के इस वीडियो में आपको ले चलते हैं बिहार शिक्षा व्यवस्था के नालंदा से धंधा तक के सफर में। 5वीं शताब्दी थी जब नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी। देखते देखते नालंदा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष और उसके बाद पूरी दुनिया की शिक्षा का केंद्र बन गया। और बने भी क्यों नहीं। दमदार आर्किटेक्चर, अनुभवी शिक्षक, अनगिनत वेद आधारित अध्ययन से तैयार की गई पुस्तकें और हॉस्टल फैसिलिटी वाला पहला विश्वविद्यालय था नालंदा। इन सभी खूबियों के बीच एक बात अगर नालंदा को सबसे खास बनाती थी तो वो ये कि नालंदा में स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:5 का था, यानी एक शिक्षक औसतन 5 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। 5वीं शताब्दी से लेकर नालंदा विश्वविद्यालय सन 1200 तक पूरे विश्व में बड़े ही शान से शिक्षा का प्रचार प्रसार करता रहा। आखिरकार सन 1200 में अख्तियार खिलजी ने नालंदा पे हमला किया और उसे जला दिया। और नालंदा के पतन के साथ साथ ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था के पतन की शुरुआत भी हो गई। सन 1200 से लेकर सन 1947 तक भारत हमेशा किसी न किसी विदेशी शक्ति का गुलाम रहा और आखिरकार 1947 में भारत को आजादी मिली। हालांकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारतवर्ष में ही छोड़ गए, जिसे हमारी सरकारों ने भी बदलना उचित नहीं समझा। आजादी के बाद बिहार में एक पटना यूनिवर्सिटी ही बची जो अच्छी शिक्षा के लिए जानी जाती थी। पटना यूनिवर्सिटी को उस समय ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता था। शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक गिरावट 1960 से 1970 की दशक के बीच आई, जब विश्वविद्यालय एवं कॉलेज राजनीतिक पार्टियों के निशाने पे आए। उस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन बने, छात्रों को राजनीति से प्रेरित करके उकसाया गया, जिसके कारण छात्रों ने अपने क्लास बंक करने शुरू कर दिए। पटना समेत पूरे बिहार में जगह जगह झगड़े हुए, जिससे कई कॉलेजों को बंद करना पड़ा। उस दौर में छात्रों के साथ साथ कई अध्यापक भी पूर्णतः राजनीति में उतर आए और पढ़ाना या तो पूरी तरह छोड़ दिया या कम कर दिया। यही वो समय था जब सामूहिक नकल की शुरुआत बिहार में हुई और सिवाय अच्छे मार्क्स या योग्यता के रिश्वत देके कॉलेजों में एडमिशन दिए जाने लगे। नतीजतन ये हुआ कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उन्होंने या तो गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ दी या उच्च शिक्षा के लिए बिहार के बाहर के राज्यों का रुख किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चाहे किसी भी दल की सरकार बिहार में आई, उनका ध्यान बिहार में यूनिवर्सिटी की संख्या बढ़ाने या शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पे कभी नहीं गया। बिहारी छात्रों में सरकारी नौकरी का जुनून तो था ही, साथ में 90 के दशक में देश की अधिकतर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्जाम लेने भी शुरू कर दिए और उसी के साथ शुरू हुआ बिहार में कोचिंग का धंधा। यह धंधा इस स्तर पर पहुंच चुका है कि सिर्फ पटना में 2500 से भी ज्यादा प्राइवेट कोचिंग है और ये कोचिंग एक बैच में हजार छात्रों को एक साथ पढ़ाने के बावजूद कहते हैं कि हम गधे को भी सरकारी नौकरी के लायक बना देंगे। अब आप खुद सोचिए कि 2-3 घंटे की उस क्लास में 1000 में से कितने छात्र अपने सवाल पूछ पाते होंगे और कितनों को ही उनका उत्तर मिलता होगा। कभी कभी लगता है कि टीचर्स को उनके छात्रों से कोई हमदर्दी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने धंधे को बढ़ाना है और जिनके लिए कुछ भी कहेंगे। तभी तो आपको पटना में बिल्डिंग्स कम और उनपे लगे बैनर्स ज्यादा दिखेंगे। बिहारी छात्रों के जुनून को कभी नापना हो तो पटना में रह रहे किसी भी छात्र के दिनचर्या के बारे में बात करके देखिएगा। आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं वो छात्र। उन्हें क्लासेस भी करने हैं, होमवर्क भी करने हैं, अपना खाना भी खुद बनाना है और इन सब से जूझते हुए क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर भी लाने हैं ताकि वो गुरुजी की नजर में आ सके और गुरुजी उन पर ज्यादा ध्यान दें। 10वीं पास करते ही वो स्टूडेंट अपने लक्ष्य को पाने की धुन में घर परिवार पीछे छोड़कर पटना आ जाते हैं। लेकिन ये जुनून उन शिक्षा के व्यापारियों के आगे दम तोड़ देता है। अगर स्कूली शिक्षा की भी बात करें तो बिहार में 16 से 17 वर्ष की आयु वाले मात्र 30 से 35% छात्रों का स्कूल्स में नामांकन होता है।
राइट टू एजुकेशन के अनुसार राज्य में लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की कमी है और जब बात प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीचर्स की आती है तो सेकेंडरी लेवल पर 55% और हायर सेकेंडरी लेवल पर मात्र 40% शिक्षक प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं। बात जब शिक्षा व्यवस्था की कर ही रहे हैं तो यह भी जान लीजिए कि NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के द्वारा 2020 में जो टॉप 100 कॉलेजेस की लिस्ट जारी की गई उसमें हमारे स्टेट गवर्नमेंट के एक भी कॉलेज नहीं थे। यहाँ तक कि 104 साल पुराने पटना यूनिवर्सिटी को NIRF ने ग्रेड C में रखा। जी हाँ, हमारी वही ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट वाली पटना यूनिवर्सिटी NIRF लिस्ट के ग्रेड C में है। एक राज्य जिसने दुनिया को शून्य दिया, जहाँ शिक्षा पाने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग आते थे, जहाँ स्वयं गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज वो राज्य देश में सबसे अशिक्षित है। और जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था का मजाक देश भर में उड़ाया जा रहा है तो उस मिट्टी से जुड़े हुए सभी लोगों के दिल में यही सवाल आता है, क्या सत्ता के नशे में चूर उन राजनेताओं को हमारी ये बदहाली नजर नहीं आती, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो इन्हें देखना नहीं चाहते। नालंदा में लगी वह आग प्रत्यक्ष रूप से भले ही 6 महीने में शांत हो गई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह आग आज भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बनी हुई।